नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार के सीमांचल में इन दिनों चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कटिहार पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया गया और उसके तहत करीब 3 बाल तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जो बच्चे कटिहार से दूसरे जगह ले जाए जा रहे थे उन्हें भी इस दौरान मुक्त कराया गया। जानकारी आपको देते चले कि रेल पुलिस के सहयोग से इस अभियान को चलाया जा रहा है और पुलिस ने इस दौरान कई बच्चों को आजाद भी करवाया है। गिरफ्तार तस्करों ने यह बताया कि वे बच्चों से काम करवाते हैं और उसके बदले उनके परिजनों को पैसे भेजते हैं। अगर बच्चे का दिमाग तेज हो तो ये 5 महीने या 4 महीने से गया था। अगर ना हो, कम से कम दिमाग वाला हो तो 7 महीने में सीखता सर। ये सब खाना उना खर्चा वर्चा सब हमें देना पड़ता था जो सिखाता है, या इसे घर में परेशानी हो घर में भी पैसा देना पड़ता सर इनका। सर घर में जैसे परेशान रहता है, कभी 4,000 कभी 5,000 का जरूरत पड़ गया तो देना पड़ता है, क्योंकि उसका बच्चा मतलब काम सीखता है। घर पे कोई कमाने वाला ना हो तो देना तो पड़ेगा सर। आपको क्या फायदा है काम से? इसमें फ़ायदा ये है सर कि ये जो नमाज सीखता है सर, इसको हम जो काम सिखाते हैं तो इसको हम शुरू में 10,000 11,000 देते हैं, सिर्फ बात नहीं। और हम आगे से किस तरीके से पैसे लेते हैं, इसको हम तरीके से पैसे देते हैं सर। कमाने के लिए भेज रहा है, तबीयत खराब है, लेकिन बेटी भी लाया उसके कर्जा पड़ गई है, तो इधर तक काम धंधा है नहीं, इधर काम काज करेंगे, इसलिए मजबूरी में हमको बच्चे को देने पड़ा। बिहार में काम नहीं मिलता? कहाँ कौन सा काम मिलते रहे। लगातार देखा जा रहा है कि बाल मजदूरी करने के लिए सीमांचल के जो बच्चे हैं वो ट्रैफिकरों द्वारा दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। इसके लिए विशेष अभियान के तहत आरपीएफ, रेलवे, चाइल्ड लाइन और जीआरपी संयुक्त रूप से अभियान लगा 3 तस्कर को भी गिरफ्तार कराया गया है और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कटिहार से हमारे सहयोगी सुब्रत इस वक्त जुड़ गए हैं। सुब्रत, सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि इस अभियान के तहत अभी तक कितने बच्चों को मुक्त कराया गया है और जो तस्कर इस वक्त पुलिस कस्टडी में है उनसे पूछताछ में क्या जानकारी मिल पाई है? कितना बड़ा इनका सिंडिकेट था? देखिए, ये जो सीमांचल का ये इलाका है, इसमें बाल तस्करी एक बड़ा अपराध के रूप में हाल के दिनों में पड़ता है। हालांकि ये जो मॉडल है ये काफी पुराना है और ये इलाके के लिए ये एक बड़ा अपराधियों का सिंडिकेट के तहत काम होता है और लगातार रेल पुलिस चाइल्ड लाइन जैसे जो संस्था है वो इस पर काम करते रहता है। और हाल के दिनों में कल जो 6 बच्चे रेस्क्यू किए गए और जो 3 तस्कर पकड़ाए गए, सबसे बड़ी बात है ये लोग अपने आप को इन बच्चों का दूर के रिश्तेदार बताते हैं, परिजन बताते हैं और जो घर वाले हैं बच्चे के, उन लोगों को भी इस तरह से कन्विंस कर लिया जाता है ताकि जब ये तस्कर पकड़े जाते हैं तो घर वाले भी इनका बचाव करते हैं। कमोबश यही बात इस बार भी हुआ है, लेकिन जो पुलिसिया चाहे जो चाइल्ड लाइन के अधिकारी जब इसकी काउंसलिंग किए तो तमाम बात सामने आता है। इन लोग जो प्रदेश में इन लोगों को कम पैसे में काम के लिए ले जाया जा रहा था और घर वाले को भी इसके लिए कुछ रकम दे दी जाती है, इसीलिए ये जो धंधा है अवैध तरीके से फल फूल रहा है। सुब्रत, आपने परिजनों से भी बात की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बिहार में रोजगार का अभाव है, रोजगार की कमी है और इसकी वजह से ही उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये नहीं लगता कि अगर रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो ऐसी नौबत नहीं आएगी? जी, निश्चित तौर पर पूरे बिहार के साथ साथ सीमांचल इलाका जो है ये अक्सर कटाव प्राकृतिक आपदा के है और यहाँ रोजगार के नाम पर कुछ भी बड़ा संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो परिजन बता रहे हैं कि ये निश्चित तौर पर मजबूरी में ही बच्चों को जो अपने जिगर के टुकड़े को काम के लिए बाहर भेजते हैं। लेकिन अगर बात दूसरे दृष्टिकोण से करें, ये एक बहाना मात्र है। किसी भी हालत में जो बच्चों को काम में भेजना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जाता है। इसलिए न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि इस तरह से जो ट्रेंड है उससे बचे, नहीं तो पर बच्चों की जान तक जाती है। कई बार इस तरह का मामला भी सामने आता है। बिल्कुल, चलिए सुब्रत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आपको दानापुर से बताते चले, जहां पर मनेर संगम के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको जानकारी देते चले कि अवैध बालू लदी नाव यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 6 लोग इस वक्त बचाए जा चुके हैं, कई लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मनेर संगम के पास बड़ा हादसा हुआ। अवैध बालू लदी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई, नाव पर सवार लोग डूब गए हैं। हालांकि 6 लोगों को यहां पर बचा लिया गया है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पटना और सारण जिले के जो बॉर्डर एरिया है वहां
पर यह हादसा हुआ तो मनेर संगम के पास ये बड़ा हादसा, अवैध बालू लदी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 6 लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया है। करीब 25 लोग, ये जानकारी मिल रही है कि करीब 25 लोग नाव पर सवार थे। कई लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? क्या कोई रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है? जो लोग लापता हैं उनको बचाने की किस तरीके से कवायद की जा रही है? देखिए, जो नाविक है वो खुद प्रयास कर रहे हैं और जो गायब लोग हैं उसे जो है खोजने का प्रयास कर रहे हैं। 6 लोग जो है बचाए गए हैं। नाव जो है गंगा नदी में ही डूबी है। ये जो है बताया जाता है कि सारण का क्षेत्र पड़ता है, इस वजह से पटना जिला का कोई भी जो है पदाधिकारी वहां पे नहीं है पहुंचा है। सारण का क्षेत्र है तो सारण का जो है ये मामला बता करके जो है इसे अभी पटना जिला के लोग जो है उसमें नहीं जा रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन नाविक जो है खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जो साथ के नाविक है वो खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक और लोगों का पता नहीं चला है। फिलहाल जो है 6 लोगों गोताखोरों को बुलाया गया है या फिर एसडीआरएफ को बुलाया गया है? किसी भी टीम को इस वक्त बुलाने की पहल की गई है? जी देखिए, अभी इस तरह की कोई पहल जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कोई एनडीआरएफ, कोई जो है गोताखोर अभी तक जो है यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही जो है प्रशासन के लोग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, जो थाना के कुछ लोग पहुंचे हैं ताकि जो है कर सके, लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। जी चलिए अमरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं वो लोग इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। पटना के बिंद टोली की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर लगभग 300 परिवार रहते हैं और इन 300 परिवारों की जान को इस वक्त खतरा है, क्योंकि नदी का प्रवाह जो है वो बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से जो परिवार वहां पर मौजूद हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में लोग दहशत में जीने को इस वक्त विवश हैं। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर से जो पटना के निचले इलाके के लोग हैं उन्हें अब बाढ़ का खतरा सताने लगा है। तस्वीर देखिए, बिंद टोली की ये तस्वीर है जहां बढ़ते गंगा का जलस्तर की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। पिछले साल भी हमने यहाँ की तस्वीर आपको दिखाई थी, कैसे यहाँ के रहने वाले लोगों को बढ़ते गंगा के जलस्तर से अपना घर बार परिवार छोड़कर भागना पड़ा था। आज भी यहाँ के लोगों को वो खतरा सताने लगा है। सिर्फ लोग ही नहीं, जो यहाँ पशु हैं, जानवर हैं, जो यहाँ के लोग रखते हैं, आखिर इन पशुओं को लेकर वो जाएं तो कहाँ जाएं? यहाँ के लोगों को डर सता रहा है। लगभग 300 से अधिक यहाँ परिवार हैं और उन्हें अब इस बात का डर सताने लगा है कि जाएंगे कहाँ। डर लग रहा है। भीरी में गाड़ी चल रहा है तो डर न लगे कि बाल बच्चा कैसे रहेगा, कहाँ लोग आदमी रहेगा, कहाँ स्थायी रहेगा, तो बाल बच्चा कैसे रहेगा, कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे, तो डर नहीं लग रहा है कि चारों पट्टी पानी रहेगा, बीच में गाड़ी चलेगा, बगल में कैसे लोग रहेगा। हो सकता है कि रात में भी आ जाता है पानी, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग का भी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। गंगा का जलस्तर बढ़ा और यहाँ पूरा जो घर है जलमग्न हो गया। लोगों ने सड़क पर शरण ली थी, लेकिन इस बार की तस्वीर बदली हुई है और यही वजह है कि इन्हें डर सता रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश ने खूब तबाही मचाई है, यानी कि भारी तबाही मानसून की बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हिमाचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से नदियों के उफान पर होने की वजह से पुल भी ढह रहे हैं और लोगों को यहाँ पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांगड़ा में चक्की रेलवे पुल ढह गया। चंबा की अगर बात करें तो वहां पर भूस्खलन होने से लोग लापता हो चुके हैं। मंडी में मलबे के नीचे दबने से कई मकान और गाड़ियां यहां पर नष्ट हो गई हैं। सड़कों पर पार्क वाहनों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। ब्यास नदी की सहायक सुकेती नदी इस वक्त तूफान पर है और बांध खतरे के निशान से ऊपर तक भर गए हैं। आशियाना छिन जाने से लोग इस वक्त सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि कितनी भयावह स्थिति इस वक्त हिमाचल के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। अब तक इस कहर से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।
और भारी बारिश की वजह से इस वक्त नदी नाले उफान पर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की एक आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है और इसकी वजह से जो वहां पर लोग हैं वो बेहद परेशानी का इस वक्त सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊपरी इलाकों की, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से राजौरी जिले में दरहाली नदी में बाढ़ जैसी इस वक्त स्थिति बन गई है और इसकी वजह से जो यहाँ पर लोग हैं वो बेहद भय की स्थिति में, दहशत के माहौल में इस वक्त जीने को मजबूर हैं। मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, ईर्ष्या जलन डाकर। और इन दिनों बिहार की सियासत बिल्कुल चरम पर है। एक तरफ महागठबंधन की सरकार, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी धुरी में है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। इस बिहार के त्रिकोणीय राजनीति में हालांकि जनता को बिहार की राजनीति का खूब मसाला मिल रहा है। नालंदा में आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, ईर्ष्या जलन डाकर। और देखिए आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर न सिर्फ ईर्ष्या करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है, बल्कि प्रदेश की जनता से यह अपील कर डाली है कि जिस तरीके से रोटी को पलटना जरूरी होता है उस तरीके से सीएम को भी पलटना जरूरी है। आरसीपी सिंह के एक एक वार को हम आपको सुनाते हैं। अभी बता रहे थे कि 2017 में जब कल्टी मार करके फिर एनडीए की सरकार बनी थी तो बिहार में क्या हुआ था? यहाँ एनडीए की सरकार बनी थी तो हुआ कि भाई केंद्र में भी हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो। नाम मांगा था प्रधानमंत्री जी ने, पता है मुख्यमंत्री जी को, नाम किसी का नहीं दिया। काहे नहीं दिए? इनको लगा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, ईर्ष्या जलन डाकर। 2019 में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, फिर नाम मांगा वहां से प्रधानमंत्री जी ने, नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वहां से नाम मांगा गया इनसे, मुख्यमंत्री जी से कि नाम दीजिए, एक्सपेंशन होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो उस समय मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो देखिए कैसा ही अपना देह गिराते हैं। बोलना चाहिए था कि क्या करना चाहिए, पार्टी के नेता बने हुए क्या बोल दिया कि आरसीपी सिंह साहब से बात कर लीजिए। जरा सोच लीजिए, हमसे जब बात किए केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी, तो हमने पूछा कि क्या प्रस्ताव है साहब, तो उन्होंने कहा कि साहब एक मंत्री बनना है। तो हमने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी, अगर मैं अपना नाम कहूंगा तो लोग मुझे जूता मारे कि अपने से बन गया। तो बोले प्रस्ताव इतना है, अपने नेता मुख्यमंत्री जी से कहा करके बताइए। मैं इनसे पूछा जा करके, इन्होंने कहा कि आप मंत्री की शपथ ले लीजिए। और जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मंत्री बनना चाह रहे थे, क्या उनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। अब बताइए जी, बिना उनके कहे हम चले गए मंत्री बनने, तो सब इनके एमपी वहां मंत्री बन जाते। आप रोटी बनाती है ना, बनाती है कि नहीं बनाती? तो रोटी एक ही तरफ अगर रख दीजिएगा तो क्या होगा? तो क्या करते हैं उसको? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सब जगह पलटते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक ही अगर रह गया ना तो जलना ही है और सबको जला देता है। आप देखिए, रोटी बनाने के लिए उलटते पलटते हैं तो रोटी अच्छी बनती है, खाते हैं। अब बताइए साहब, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बरसों तक रहेगा तो क्या होगा जी? वही होगा जो आपकी सड़क का भी मैं देखते आ रहा। और वहीं आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है।
जहां पर बीजेपी ने खुले तौर पर आरसीपी सिंह के इस बयान का समर्थन किया है, वहीं पर सत्ता पक्ष यानी कि महागठबंधन के तमाम नेताओं ने एक सुर में आरसीपी सिंह पर कई आरोप लगा दिए हैं। मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि अगर तवे पर रोटी पलटी नहीं जाए तो वो जल जाती है। उसी तरह से बिहार में ये चिपको मुख्यमंत्री जी जो कुर्सी से चिपके हुए जनादेश का जो घोटाला कर रहे हैं, अगर उनको बदली नहीं जाएगी तो बिहार को जला देंगे। अब वो सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर है तो फ्रस्ट्रेशन में है। वरना एक रिटायर्ड आईएएस क्या रोटी की तुलना मुख्यमंत्री से कर सकता है? क्या एक जीवित इंसान की तुलना रोटी से की जा सकती है? तवे पर पलटने की बात एक जीवित इंसान के लिए कही जा सकती है क्या? कलयुग अंतिम चरण में नाम के विपरीत आचरण, राजनीति में एकमात्र उद्देश्य संपत्ति सृजन के साथ साथ मंत्री बनने के लिए आत्मा तड़प रही थी। अपने बयान से आपने पुष्ट किया कि 2017 से ही मंत्री बनने के लिए बेचैन थे। एक कहावत है कि उखली पर चढ़कर कोई किसी का बराबरी नहीं कर सकता है, और बीजेपी के कंधे पर चढ़कर श्री आरसीपी सिंह जी चाह रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी बनना, वो संभव नहीं है। इन्होंने तो राजनीति की रोटी ही जला दी पूरी अपनी। अब आरसीपी सिंह जी रोटी पलटने की क्या बात कर रहे हैं? और वहीं देखिए एलजेपी रामविलास ने आरसीपी सिंह के बयान का समर्थन किया है। एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा है कि इस रोटी को काफी बार पलटा जा चुका है, अब इस रोटी को बदलने की जरूरत है। आरसीपी सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा है, रोटी नहीं पलटी जाए तो बिल्कुल जल जाएगी, लेकिन ये वैसी रोटी नहीं है। ये इतनी बार पलटी मार चुकी है कि वह वैसे ही जले के बराबर हो गई है। बिहार की जनता अब इस रोटी को बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। निश्चित तौर पर बिहार का जो जनमानस है वो बदलने के लिए या पलटने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो गई। और कोडरमा की विधायक नीरा यादव के आवास पर कल रात तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ और इसकी वजह से इस वक्त नीरा यादव का पूरा परिवार दहशत में रहने को मजबूर है। आपको बताते चले कि जिस वक्त ये विस्फोट हुआ उस वक्त नीरा यादव भी घर में मौजूद थी और नीरा यादव का ये कहना है कि विस्फोट की चिंगारी जो है वो उनके घर तक पहुंच गई थी। आपको जानकारी देते चले कि फिलहाल पुलिस ने इस ओर कार्रवाई शुरू कर दी है। विधायक के मुताबिक विस्फोट के बाद उनके आवास के अंदर काफी तेज आवाज हुई। धमाके के बाद मौके से भागते एक शख्स को सुरक्षा गार्ड और स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। वहीं एसपी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस धमाके को पटाखे का विस्फोट बताते हुए आरोपी के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात कही है। इधर विधायक नीरा यादव ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। हमें लगता है कि उसे शराब पिला करके भेजा जाता है और इस साजिश का पता चलना चाहिए कि आखिर साजिश करता कौन है। एसपी साहब का ट्वीट किया गया है, उनके आईडी से लिखा गया है कि वो व्यक्ति उसका नाम के साथ में वो विक्षिप्त है और वो छोटा सा पटाखा फोड़ा है। तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तरह का एसपी साहब के आईडी से ये बयान आना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। आवाज होने की सूचना थाना पहाड़ी को मिली थी। थाना पहाड़ी घटनास्थल पर तुरंत आए और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सुनंदन यादव नामक आदमी को पकड़े जो नशे की हालत में था। इसका मेडिकल जांच करवाया गया, उससे पूछताछ किया गया तो बताया कि हम एक पटाखा छोड़े थे, उसके पैकेट से माचिस भी मिली है, जाँच चल रही है। जाँच के बाद हम लोग कुछ नहीं। क्या लगता है? झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक के आवास पर तेज धमाके के बाद पूरा परिवार दहशत में है। हालांकि अभियुक्त को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही है। वहीं कोडरमा पुलिस कप्तान ने कहा है कि जो अभियुक्त इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन कोडरमा विधायक नीरा यादव ने एसपी के इस बयान की खंडन करते हुए सवालों के घेरे में खड़ा किया है और उनका कहना है कि वह शख्स कल भी इनके आवास पर तलवार लेकर आया था। मामले में कितनी सच्चाई है और ये धमाका बम का है या पटाखे का, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18,
कोडरमा। और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की आज पुण्यतिथि है। बक्सर के डुमराव अनुमंडल के जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आज से 14 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लेकिन आपको बताते चले कि डुमराव अनुमंडल में उनकी यादों को संजोने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक वक्त था जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई की आवाज़ है वो पूरे विश्व में गूंजती थी, और आज डुमराव अनुमंडल में उनकी यादों को संजोने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। यादों में सिमटी वो शहनाई की गूंज आधुनिकता की चकाचौंध में खो गई है। 1.5 दशक बाद भी उनके शहर डुमराव में कुछ भी नहीं होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसी के तहत 3D वॉल पेंटिंग करीब पटना के 40 जगहों पर बनवाई जा रही है, जिससे पटना के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लग जाएंगे। आपको जानकारी देते चले कि स्मार्ट सिटी बनाने की पहल में लगातार नगर निगम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी के तहत करीब 40 जगहों पर 3D पेंटिंग वॉल बनाई जाएगी, जिसकी कुल लागत 4 करोड़ बताई जा रही है। शहर के NIT घाट से लेकर कृष्णा घाट तक मनमोहक 3D वॉल पेंटिंग बनाई गई है, और इससे घाटों की शोभा तो बढ़ी ही है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। 3D वॉल पेंटिंग में वृक्ष बचाओ, पानी बचाओ, प्रदूषण कम करें जैसे संदेशों को जगह दी गई है। साथ ही इससे बिहार की संस्कृति की भी झलक दिखती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। पटना को स्मार्ट बनाने की कवायद लगातार जारी है। स्मार्ट सिटी को दिखाने और स्मार्ट सिटी में जो कुछ हो सकता है उसके लिए लगातार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तहत काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो पटना की जो दीवारें हैं, जो शहर की मुख्य दीवारें हैं, ये गंगा किनारे का तट है, और यहाँ पर जो मुख्य दीवारें हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इन दीवारों को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पेंटिंग से सजाया जा रहा है। और जो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना होती है, जो इसकी विशेषता होती है, वो इस पेंटिंग के जरिए दिखाया जा रहा है। जो पटना की विशेषता है वो विशेषता इसमें दिखाई जा रही है। चाहे गंगा आरती आप ले सकते हैं, जो पटना में गंगा आरती का मनोरम दृश्य होता है वो इस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। या बात कर लें आप वृक्षों को बचाने की कवायद, या जल को बचाने की कवायद, या फिर देश सेवा हो, ये तमाम तरह की जो पेंटिंगें हैं वो पेंटिंगें यहाँ डाली गई हैं। और उस पेंटिंग के माध्यम से जहां पटना को स्मार्ट बनाने की कवायद है, और स्मार्ट सिटी के तहत ये दिखाया जा रहा है कि पटना में जो भी स्मार्ट चीज़ हैं जिससे कि दर्शक रूबरू हो सकें, और जो एक पहचान है पटना की वो कहीं ना कहीं पटना को मिल सके, और इस पेंटिंग के जरिए वो दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पेंटिंग में वृक्ष को बचाने की बातें बताई गई हैं। इसी तरह से आगे देश सेवा को लेकर बच्चे के हाथ में तिरंगा है वो दर्शाया गया है। आगे जल को बचाने की कवायद दिखाई गई। तो कहीं ना कहीं जो एक परिकल्पना है कि स्मार्ट सिटी में क्या होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दिखाई जाती है। और जो पटना के लोग हैं उन्हें बताया जाता है कि पटना स्मार्ट सिटी बने, वो भी इस तरह के प्रयास करें, और तमाम लोगों के प्रयास से ही पटना को स्मार्ट बनाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।